हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और गौरव वाला था। फाइनली इसरो के लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करा दिया गया मून पे, मून के साउथ पोल रीजन में। और ये करते ही वर्ल्ड में यूएसए, रसिया और चाइना के बाद चौथा देश भारत है जो चांद पे पहुंचा है। और अगर विश्व में हम पहले होंगे जो साउथ पोलर रीजन में पहुंचे हैं। अभी तक कोई साउथ पोलर रीजन में पहुंचने वाला देश कोई नहीं पहुंचा है विश्व में, ये पहला देश भारत है। और ये आप इमेज देख रहे हैं कैसे हमारी शुरुआत बैलगाड़ी और साइकिल पे रॉकेट और पेलोड को ले जाते हुए साइंटिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ से के अब तक की जर्नी अद्भुत रही है इसरो की। और 22 तारीख से ही देश के चारों तरफ खुशी का माहौल था। कुछ लोग पूजा कर रहे थे, कहीं पूजा हो रही थी तो कहीं लोग दुआ मांग रहे थे। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इसरो को अभी तक की जर्नी में, नेहरू के कार्यकाल से मोदी जी तक और होमी बाबा से लेके एस सोमनाथ तक। उसके पहले देखते हैं कि देश विदेश के रिएक्शन क्या आया है चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने पर। ये वीडियो आपको याद होगा 2019 का, चंद्रयान 2 फेल होने के बाद कैसे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, इसरो चीफ जो शिवान जी हैं, उनको सांत्वना देते हुए। और यहाँ से यहाँ पहुँचने में 4 साल का वक्त लगा, लेकिन फाइनली हम लोग इसमें सक्सेसफुल हो गए। इसके बाद मोदी जी ने देश को संबोधित किया और इसरो को भी इसरो के टीम को संबोधित किया, क्योंकि अभी ब्रिक्स अटेंड करने के लिए वो साउथ अफ्रीका में है। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। जो शिवान साहब हैं, जो इसके पहले इसरो के जो चेयरमैन थे, उन्होंने भी इस पे खुशी जाहिर की। फिर मोदी जी ने देश और इसरो को संबोधित करते हुए पूरे देश को बधाई दी, और साथ ही इसरो टीम को और इसरो के चीफ से पर्सनली उन्होंने बात भी की। बाद आप देख सकते हैं वर्ल्ड लीडर हो या नासा के जो बिल नाइंस्टेंसन है, उन्होंने भी इसरो को बधाई दी। और कई वर्ल्ड लीडर हो, चाहे वो देश के विपक्ष या विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी से लेके खड़गे तक, इवन सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़, उन्होंने बधाई दी। बॉलीवुड से टॉलीवुड तक हर लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का कुछ साल पहले हुआ छपा हुआ था, जिसमें मार्स मिशन के दौरान इन्होंने मॉक किया था इसरो को। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है, ये आप देख सकते हैं कि इन लेटेस्ट मून रेस इंडिया लैंड्स फर्स्ट इन साउदर्न पोलर रीजन। गार्जियन, बीबीसी सबने इसको कवर किया है, और सबने इसरो की तारीफ़ की है और कॉन्ग्रेचुलेट किया है। सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि जब आप लाइव था इसरो यूट्यूब के इसरो ऑफिशियल चैनल ने जब लाइव किया था चंद्रयान 3 के लैंडिंग को, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो व्यूअर थे ऑनलाइन, वो करीब 8 मिलियन तक पहुंच गया था। वो अभी तक का इतिहास का अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड था। अभी तक कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें लोग 8 मिलियन तक लोगों ने लाइव देखा है किसी इवेंट को। तो इसमें भी इसरो ने रिकॉर्ड बनाया। और इसरो का जो आप देख सकते हैं जो यूट्यूब चैनल है, लगातार 1 से 2 दिनों में कैसे ग्रोथ हुआ है। मुझे याद है 2.1 मिलियन कुछ सब्सक्राइबर थे, अभी 4 पॉइंट कुछ हो चुका है। इसमें भी लगातार इजाफा हुआ है।
इलोन मस्क जो है स्पेस एक्स और ट्विटर के जो ऑनर हैं मालिक इलोन मस्क, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट करते हुए एक हॉलीवुड मूवी जो इंटरस्टेलर है उसका कंपेयर करते हुए इसरो चंद्रयान मिशन जो 3 था उसके बजट को कंपेयर किया कि कैसे इंटरस्टेलर जो मूवी 1100 करोड़ में बनी थी, वहीं चंद्रयान 3 615 करोड़ में चांद पे पहुंच गया। तो कुछ और भी फिल्में हैं अभी जिसकी लागत आप देखेंगे तो इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन है उससे बहुत ज़्यादा है। अगर बजट की बात करें तो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा कि चाहे वो चाइना का बजट हो या नासा का बजट हो, वो ऑलरेडी इसरो के बजट से बहुत ज़्यादा है। और इसरो की यही सबसे बड़ी खूबी है कि इसरो किफ़ायती और बहुत कम बजट में, चाहे वो मार्स मिशन हो या मून मिशन हो, ये हम लोग इस कारनामा को करके दिखाया है। इवन पाकिस्तान ने भी इसरो की तारीफ़ की है और कुछ हमारे देश में जो प्राणी हैं जो इसरो को मॉक कर रहे थे, आप समझ रहे हैं प्रकाश राज की मैं बात कर रहा हूँ, अब क्या बोलेंगे पता नहीं, क्योंकि इसके पहले लूना जो 25 रसिया का जो मिशन था सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि उसको जो लैंडिंग का डेट था 22 अगस्त का था और चंद्रयान 3 से पहले पहुँचने वाला था, वो उसके अनसक्सेसफुल होने की वजह से एक डर था कि पता नहीं चंद्रयान 3, क्योंकि चंद्रयान 2 अपना जो लैंडिंग के कुछ देर किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया था, इसलिए इसको लेके डर था। पर इंडिया और इसरो के वैज्ञानिकों ने ये करके दिखा दिया कि अभी भी भारत सबसे आगे है। अब जान लेते हैं कि जो लैंडर ने जैसे ही लैंड किया तो ये मैसेज दिया कि आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू। वो लैंडर ने मैसेज दिया इसरो को, उसके बाद हर जगह खुशियाँ मनाई जा रही थी। और उसके बाद अब साउथ पोल पे ही क्यों लैंड किया गया, ये कैसे रिलेटेड है चंद्रयान 1 मिशन से, ये आगे पता चलेगा। अभी एक इसरो का अपडेट आया है तुरंत कि रोवर जो है लैंडर से निकल चुका है। अब कुछ 48 घंटों में और भी अपडेट आएंगे इसको लेके। अभी लैंडर से रोवर बाहर निकला है, जैसा आप देख सकते हैं। ये तुरंत जो लैंडर लैंड होने के बाद तुरंत इसलिए नहीं निकाला जाता है क्योंकि मून पे ग्रेविटी कम होने की वजह से जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको सेटल होने में टाइम लगता है। कोई भी चीज़ लैंड करता है तो उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स जो हवा में उड़ते हैं उनको सेटल होने में टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ धरती जैसे वातावरण नहीं है। ये आप देख रहे हैं लैंडर इसमें से निकलेगा रोवर, जो कि 14 दिनों तक मून के सरफेस पे स्टडी करेगा और इन्फॉर्मेशन देगा। 14 दिन इसलिए क्योंकि मून अपना जो ये चंद्रयान 3 मिशन है ये 14 दिन का ही है। इवन जो रसिया का जो लूना 25 मिशन था वो करीब 1 साल तक मून के सतह पे रहता, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर उसके बजट को कंपेयर करें इसरो के बजट से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर 615 करोड़ लगा है इसरो को चंद्रयान 3 मिशन भेजने में, वहीं अगर रसिया की बात करें तो करीब 16,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इसके बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं रहा। और धरती के 14 दिन के बराबर होता है, मतलब मून का जो 1 दिन होता है धरती के 14 दिन के बराबर होता है। मतलब 14 दिन तक सूरज के लाइट मिलेगी, क्योंकि इसमें जो सोलर पैनल साइड में लगे हैं इससे एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि रोवर काम कर सके। और रोवर जो है लैंडर को मैसेज देगा और लैंडर सीधा जो इसरो से संपर्क स्थापित करेंगे, इसरो इन्फॉर्मेशन इसरो को मिलेगा। इवन चंद्रयान 2 का भी जो लैंडर है उसको भी यूज किया जाएगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि चंद्रयान 2 का मिशन का जो लैंडर है अभी तक काम कर रहा है। और जो रोवर है उसके व्हील पे इसरो का लोगो और नेशनल एम्बलम जो है उसको अंकित किया गया है, ताकि जब भी रोवर मूव करे चांद के सतह पे तो ये प्रिंट हो जाए। और चांद की सतह पे क्योंकि वहाँ धरती जैसा वातावरण नहीं है इसलिए सालों तक अंकित रहेगा। उसके बाद रोवर में 2 पेलोड लगे हुए हैं, वहीं जो कि केमिकल, वहाँ पे क्या केमिकल है, एलिमेंट और पानी की क्या प्रमाण है, वाटर का क्या प्रमाण मिलता है उसको चेक करेंगे और उससे इन्फॉर्मेशन इसरो को मिलेगा। और अब आते हैं इससे पहले कि कौन कौन देश चांद पे पहुंचा है। जैसा कि मैंने बताया पहले यूएसए ने लूना 24 भेजा था, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यूएसए ने अपोलो मिशन 1972 में भेजा था। फिर चाइना ने 2019 में U22 मून पे लैंड कराया था, सॉफ्ट लैंडिंग कराया था। पर ये सब साउथ पोलर रीजन में नहीं कराया गया है। अब चौथा देश भारत बन गया है चंद्रयान 3 मिशन के साथ। चंद्रयान, अगर लूनर मिशन, इसरो की लूनर मिशन की बात करें तो चंद्रयान 1 जो है 2008 में लॉन्च किया गया था, जिसमें ये पता चला था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पे पानी की संभावना है। फिर चंद्रयान 2 को 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की गई, हालांकि कुछ दूर पहले ही संपर्क टूट गया। और हालांकि आज भी उसका लैंडर काम कर रहा है। और भी
और जो 14 जुलाई को फिर से ट्राई किया गया चंद्रयान 3 के साथ, 4 सालों बाद चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया। अब जाके इतिहास बन चुका है कि हम लोग फाइनली चांद पे पहुंच चुके हैं। अब आते हैं इसरो की शुरुआत कैसे हुई और कैसे हम लोग बैलगाड़ी से, आप देख सकते हैं बैलगाड़ी से चांद तक पहुंचने का जो ख्वाब पूरा किया, ये कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है जब प्रधानमंत्री जो थे हमारे देश के, नेहरू जी थे। 15 अगस्त का जो आज़ादी का दिन है, उससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है हमारे देश की, क्योंकि इसी दिन आज़ादी के जश्न से ही इसरो का सीधा नाता है। 54 साल पहले ही, मतलब इसरो 15 अगस्त के दिन इसरो की स्थापना हुई थी। तब से लेके इसरो ने सिवाय देश के काम आने का, नाम ऊंचा करने के अलावा कुछ नहीं किया है। दुनिया का नंबर 1 स्पेस एजेंसी है, जिसके कमर्शियल लॉन्च को तारीफ सबसे ज़्यादा होती है। इसरो भी किफ़ायती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और हम लोग इंसानियत के लिए और लोगों के भलाई के लिए बहुत सारा काम इसरो ने किया है। 54 साल में 34 देशों के 417 सैटेलाइट, 116 स्पेस क्राफ्ट मिशन, 86 लॉन्च मिशन और करीब 13 स्टूडेंट सैटेलाइट और 2 री एंट्री मिशन, ये इसरो का गौरवशाली इतिहास है। सफलता के अंतरिक्ष में भारतीय स्पेस एजेंसी का परचम लहरा रहा है। अब यानी 15 अगस्त 2023 को इसरो का स्थापना दिवस मनाया गया और उसी दिन 1969 में देश में के गौरवशाली वैज्ञानिक स्थान की शुरुआत हुई थी। इसरो ने पहले देश को संभाला और लोगों को भलाई के लिए काम किए। फिर स्पेस मिशन, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, वह अंतरिक्ष आधारित एप्लीकेशन, अंतरिक्ष में खोज, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस कॉरपोरेशन संबंधित मिशन के लिए तकनीक विकसित करता है। इसरो दुनिया की 6 बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल है, जिसके पास खुद के रॉकेट्स हैं, क्रायोजेनिक इंजन है जो दूसरे ग्रहों का मिशन लॉन्च कर सकता है। इसके पास भारी मात्रा में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। 15 अगस्त 1969 में इसका नाम बदला। इससे पहले 1962 में देश के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के कहने पे सरकार ने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनको एस्पार बनाया था, जो बाद में इसरो बना दिया गया। क्योंकि अगर इसरो का पहले आप नाम देखेंगे तो इनको एस्पायर था और बाद में इसको 1969 में नाम चेंज कर दिया गया। इसरो का पहला सैटेलाइट जो था आर्यभट्ट था, जिसे यूएसएसआर जो इंटर कॉस्मोस है 1975 में लॉन्च किया था। लेकिन 5 साल बाद ही इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट RS-1 को अपने घर से लॉन्च किया। इसके बाद इसरो रुका नहीं। इसरो के पास आधा दर्जन प्रकार के रॉकेट हैं, सेटेलाइट के वजन के हिसाब से अलग अलग रॉकेट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का भी सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगर बात करें भारत के पास, तो दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेटवर्क है। चांद पर 3 और मंगल पे 1 मिशन हम लोग भेज चुके हैं। भविष्य में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में भी लगा है, क्योंकि आगे का जो मिशन है वो आगे मैं बात करूंगा। क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया जा रहा है। चांद और मंगल के बाद सूर्य और शुक्र पर भी स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी है। अगर आगे बात करें तो भारत ने भविष्य में स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। रियूजेबल लॉन्चर्स, हेवी और सुपर हेवी रॉकेट्स बनाने की तैयारी चल रही है। अपना स्पेस स्टेशन बनाने की योजना है। भविष्य में सौरमंडल की अन्य जो ग्रह हैं, बृहस्पति हो, यूरेनस और नेपच्यून समेत कुछ एस्टेरॉइड्स पर भी मिशन भेजे जाएंगे। देश के आगे बढ़ाने में इसरो का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके मित्रा जो सीवी रमन, मेघनाथ साहा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, होमी जहांगीर भाभा, APJ अब्दुल कलाम, चाहे मूर्ति साहब हो, वामन दत्तात्रेय जैसे वैज्ञानिकों ने इसरो को अलग अलग सेंटर्स, तकनीक, रॉकेट्स, इंजन आदि को विकसित करने में मदद की है। 1980 में जब भारत ने पहला सैटेलाइट जो था रोहिणी सीरीज का RS-1 देश में लॉन्च किया, तब भारत दुनिया के उन 7 देशों की सूची में शामिल हो गया जिनके पास रॉकेट लॉन्च की सुविधा थी, सैटेलाइट बनाने की ताकत थी। ये देश थे USSR, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन और जापान। फिर रॉकेट बनाते गए, सैटेलाइट छोड़ते गए। SLV-3 रॉकेट से 1983 में लॉन्चिंग बंद कर दी गई थी। इसके बाद जो शुरू हुआ ASLV रॉकेट्स की उड़ान, जिन्होंने ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं इसको। इसके बाद PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और फिर GSLV यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट बनाए गए। ASLV रॉकेट ने 4 लॉन्च किए, जिससे 2 विफल रहे। इसके बाद
PSLV रॉकेट की बात करें तो अभी तक 58 लॉन्चिंग की गई है, जिसमें सिर्फ 2 ही लॉन्च विफल हुए हैं। तो जो स्ट्राइक रेट है बहुत अच्छा है। वहीं अगर GSLV रॉकेट की उड़ान की बात करें तो अब तक 15 लॉन्चिंग हो चुकी है, जो 4 विफल हो चुके हैं। और GSLV Mk3 रॉकेट की 7 उड़ानें हुई है और 100% सफलता दर रही है। जो हमारा जो रॉकेट लॉन्चर है GSLV Mk3, इसका 100% जो है सफलता दर है इस रॉकेट की। इसके अलावा जो स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है SSLV, ये नया रॉकेट या छोटे सेटेलाइट्स को लॉन्चिंग के लिए इसके 2 लॉन्च हुए हैं, दोनों ही सफल रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कहा था जब इसकी शुरुआत हुई थी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विकासशील देश में अंतरिक्ष जो गतिविधियों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं। हमारे लिए उद्देश्य की कोई अस्पष्टता नहीं है। ये हमारे पास चंद्रमा और ग्रहों की खोज या मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान में आर्थिक रूप से उन्नत देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कल्पना नहीं है। लेकिन हम आश्वस्त हैं कि यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रों के समुदाय के एक सार्थक भूमिका निभानी है तो हमें मनुष्य और समाज की वास्तविक समस्याओं के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और इसे इस्तेमाल से किसी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे समस्याओं के लिए ये सब योजनाएं बहुत ज़रूरी हैं और हमारे देश के आर्थिक विकास में काम करेंगे और ना ही दिखावे के लिए। इसरो के पास 2 मुख्य सैटेलाइट सिस्टम है। पहला इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, जिसमें पूरे देश में संचार व्यवस्था बनी रहती है। दूसरा है इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम। इन उपग्रहों के बदौलत प्राकृतिक संसाधनों, आपदाओं आदि की जानकारी मिलती है। इसरो रॉकेट सैटेलाइट लॉन्चिंग के अलावा और भी कई काम करता है। देश में इसके 6 रिसर्च फैसिलिटी है। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, यहाँ बनते हैं रॉकेट। तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में भी मौजूद है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, यहाँ इंजनों का विकास किया जाता है। अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में खगोलीय विज्ञान से संबंधित काम होते हैं। और इसकी एक ऑब्जर्वेटरी जो है उदयपुर में भी है। तिरुपति में नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी है, जहाँ पर वायुमंडल से संबंधित स्टडी की जाती है। अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, जहाँ पर संचार, सर्वे, रिपोर्ट, सेंसिंग, मौसम, पर्यावरण संबंधी स्पेस एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। उन्हें सैटेलाइट में लगाकर अंतरिक्ष में भेजा जाता है। शिलोंग में अगर नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो शिलोंग में नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। यह रिमोट सेंसिंग और GIS, संचार और स्पेस साइंस के लिए काम करता है। इसरो के पास महेंद्रगिरी में प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर लिक्विड इंजनों, स्टेज इंजन और सैटेलाइट के इंजनों की जांच होती है। इसके अलावा 4 कंस्ट्रक्शन और लॉन्च फैसिलिटी है। बेंगलोर स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर, यहाँ पर सैटेलाइट्स की असेंबलिंग और निर्माण होता है, क्वालिटी चेक होती है। लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स में ऊंचाई से संबंधित सेंसर बनते हैं। वहीं अगर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से रॉकेट लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, जहाँ से साउंडिंग रॉकेट्स की लॉन्चिंग होती है। इसरो के ट्रैकिंग और कंट्रोलिंग फैसिलिटी का भरमार है, बेंगलुरु में मौजूद है। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है। इसकी शाखाएँ जो है बालानगर और शादानगर में भी है। देहरादून में इसकी ट्रेनिंग होती है। अब जहाँ पे ट्रेनिंग होती है इसरो की, वो देहरादून स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है। तिरुवनंतपुरम का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अहमदाबाद में डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट है। अगरतला, भोपाल, जालंधर, नागपुर, राउरकेला, तिरुचिरापल्ली में स्पेस टेक्नोलॉजी के इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। बुर्ला और संबलपुर में स्पेस इनोवेशन सेंटर है। चाहे वो बनारसी हो, गुवाहाटी हो, कुरुक्षेत्र हो, जयपुर, बेंगलुरु और पटना में रीजनल एकेडमी सेंटर फॉर स्पेस है। भविष्य में भी बहुत सारे मिशन हैं जो इंडिया करने वाला है। जो आदित्य L मिशन है, सूर्य मिशन है, इसको अभी आने वाले जो इसरो के प्रोजेक्ट हैं। दूसरा है एक्सपोसैट, ये आप देख सकते हैं इमेज में। तीसरा निसार है, जो अमेरिका इसमें के साथ ही ये काम कर रहा है। और चौथा जो है स्पेडेक्स है। अगले 1.5 या 2 साल में हमारे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में यात्रा करेंगे और चंद्रयान सीरीज में 3 या और यान भेजे जा सकते हैं। ये काम 2035 तक किया जाएगा। इसके अलावा जो आदित्य L1 है, अगस्त के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है। अगले ही साल शुक्र ग्रह के स्टडी के लिए शुक्रयान लॉन्च किया जा सकता है।
और फिर मंगलयान 2 की भेजने की तैयारी है और 2030 तक मंगलयान 3 भी भेजा जा सकता है। तो ये इसरो का अभी तक का जो फैसिलिटी है और आगे का क्या क्या मिशन है ये मैंने बताया। तो इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन था दोस्तों। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।